सन 1888 में दक्षिण भारत के एक छोटे से गरीब ब्राह्मण परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। बाद में वही बच्चा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। रामानुजन के घर की स्थिति बहुत गरीब थी। उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई। फिर भी बचपन से ही उनमें गणित के प्रति एक अलग तरह की प्रतिभा थी। गणित जानने वाले लोग कहते हैं कि मानव इतिहास में रामानुजन जैसा अद्भुत गणितज्ञ शायद ही कोई हुआ हो। दुनिया में कई बड़े गणितज्ञ हुए, लेकिन उन सबको शिक्षा, प्रशिक्षण और साथ मिला। उन्होंने वर्षों तक अभ्यास किया, लेकिन रामानुजन को न तो शिक्षा मिली, न प्रशिक्षण और न ही किसी बड़े गणितज्ञ का साथ। वह तो मैट्रिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाए और एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करने लगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों में चर्चा होने लगी कि यह युवक गणित में अद्भुत है। किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मशहूर गणितज्ञ प्रोफेसर हार्डी को लिखे। पत्र लिखने के बजाय रामानुजन ने उन्हें अपनी 150 ज्यामिति की थ्योरम सिद्धांत भेज दी। हार्डी जब उन्हें पढ़े तो चकित रह गए। इतनी कम उम्र का युवक इतने कठिन सिद्धांत कैसे खोज सकता है। उन्होंने तुरंत रामानुजन को यूरोप बुला लिया। कैम्ब्रिज पहुंचने पर हार्डी जैसे महान गणितज्ञ भी रामानुजन के सामने खुद को छोटा महसूस करने लगे। रामानुजन की खासियत यह थी कि वह सवाल हल करने में समय नहीं लगाते थे। सामान्यतः अगर हमें कोई सवाल हल करना हो तो हम सोचेंगे समय लगेगा, फिर उत्तर मिलेगा। लेकिन रामानुजन को समय ही नहीं लगता था। सवाल सामने आते ही वह तुरंत उत्तर बता देते, जैसे सवाल और उत्तर के बीच कोई रुकावट ही ना हो। इससे साफ हुआ कि रामानुजन सामान्य बुद्धि से नहीं, बल्कि किसी ऊंचे स्तर की चेतना से उत्तर पाते थे। पढ़ाई में वो साधारण थे, मैट्रिक तक पास नहीं हुए। आम जीवन में उनमें कोई विशेष बुद्धिमत्ता नहीं दिखती थी, लेकिन गणित में वह अलौकिक थे। रामानुजन की उम्र ज्यादा नहीं रही। उन्हें टीबी क्षय रोग हो गया और सिर्फ 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। बीमारी के समय की एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन प्रोफेसर हार्डी अपने दोस्तों के साथ रामानुजन से मिलने अस्पताल पहुंचे। हार्डी की कार का नंबर देखकर रामानुजन बोले, अद्भुत है, आपकी कार का नंबर बहुत खास है। यह नंबर सामान्य गणित में खास नहीं दिखता, लेकिन इसमें कई विशेषताएं छिपी हैं। रामानुजन ने उस नंबर की 4 विशेषताएं तुरंत बता दी। हार्डी को उन बातों को सिद्ध करने में 6 महीने लगे। तब भी वे सिर्फ 3 ही सिद्ध कर पाए। चौथी उनकी मृत्यु के बाद ही सिद्ध हो सकी, और वह भी रामानुजन की बात को सही साबित करती थी। इससे लोगों को विश्वास हुआ कि रामानुजन की दृष्टि साधारण दिमाग की नहीं थी। जब भी उन्हें गणित का उत्तर मिलता, उनकी दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर उठ जाती थी। योग की भाषा में इसे तीसरी आंख, तृतीय नेत्र का खुलना कहा जाता है। तीसरी आंख का मतलब है एक ऐसा बिंदु जहां से हमें साधारण दुनिया से परे कोई और जगत दिखने लगता है। देशिस। अब एक और घटना समझिए जिससे तीसरी आंख की बात और स्पष्ट होती है। सन 1905 में अमेरिका का एक युवक एडगर केस बीमार पड़ा और बेहोश हो गया। वह 3 दिन तक कोमा में रहा। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी कि वह बच पाएगा, लेकिन तीसरे दिन अचानक उसने बोलना शुरू कर दिया, जबकि शरीर बेहोश ही था। उसने कहा, मैं एक पेड़ से गिरा था और मेरी रीढ़ में चोट लगी है, इस कारण मैं बेहोश हूं। अगर तुरंत इलाज न हुआ तो मैं मर जाऊंगा। ये जड़ी बूटियां लाकर मुझे इस तरह पिला दो तो मैं 12 घंटे में ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि केसी को जड़ी बूटियों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर भी उन्होंने वैसा ही किया और सचमुच 12 घंटे में वह पूरी तरह ठीक हो गया। बाद में यह घटना बार बार होने लगी। जब भी वह आंखें बंद करता, उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर उठ जाती और वह किसी और स्तर से बोलने लगता। उसने पूरे जीवन में लगभग 30 शून्य लोगों का इलाज किया और सभी सफल रहे। कई बार तो उसने ऐसी दवाओं के नाम बताए जो उस समय दुनिया में उपलब्ध ही नहीं थी, लेकिन सालों बाद वही दवा बाजार में आई और वैसी ही निकली जैसी उसने बताई थी। वह खुद कहता था,
जब मेरी आंखें ऊपर उठ जाती हैं तो मुझे इस दुनिया का कुछ पता नहीं रहता। उस समय कोई और शक्ति मेरे माध्यम से बोलती है। देशिस, वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो आंखों की पुतलियां ऊपर चली जाती हैं। इसे विज्ञान में कहते हैं 1 REM, रैपिड आई मूवमेंट, यानी तेज आंख की गति। सपना देखने में आंखें तेजी से हिलती हैं, पर जब आंखें पूरी तरह स्थिर हो जाती तब हम गहरी नींद या समाधि जैसी अवस्था में होते हैं। योग कहता है गहरी नींद और गहरी समाधि में अंतर बस इतना है कि नींद में हमें पता नहीं चलता और समाधि में हमें पूरा होश रहता है। देशिस, इस तीसरी आंख के बिंदु को ही तिलक टिक्का से जोड़ा गया। पुराने समय में जब किसी को दीक्षा दी जाती थी तो गुरु ठीक जगह बताते थे जहां तिलक लगाना है। तिलक का मतलब सिर्फ सजावट नहीं था, इसका उद्देश्य था कि ध्यान हमेशा तीसरी आंख पर केंद्रित रहे। अगर ध्यान बार बार उसी बिंदु पर जाता है तो धीरे धीरे पूरा शरीर भूलने लगता है और सिर्फ वही स्थान याद रहता है। जब चेतना पूरी तरह उस बिंदु पर केंद्रित हो जाती है तब तीसरी आंख खुल सकती है। देशिस, इसीलिए कहा गया कि तिलक सही स्थान पर, सही आकार में और सही गुरु के मार्गदर्शन से ही लगाया जाए। अगर सही जगह तिलक लगे तो ध्यान उस बिंदु पर टिक जाता है, फिर धीरे धीरे चेतना वहीं केंद्रित होती है और व्यक्ति के भीतर अलौकिक अनुभव शुरू होते हैं।